हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, अगर हमारे चैनल पे अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरी अच्छा से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे 2023 के लिए अच्छी तैयारी करवाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सब पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर रहता है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 में करा है फ्रांसीसी दार्शनिक। दार्शनिक बोलते हैं जहाँ रहने वाला रहता है अंसट रेनन। अंसट रेनन जो है, वहाँ के फ्रांसीसी दार्शनिक के अनुसार जो है, राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात 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 नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे एग्जाम में आता ही रहता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पूछेगा, यूरोप में क्या उदारवादी किस वर्ग का उदय हुआ था? तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। ये भी याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, जिनके बीच राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद का विचार अधिक लोकप्रिय हुआ। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, पूछेगा 1815 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो वियना सम्मेलन। याद रखिएगा। वियना कांग्रेस भी पूछेगा, या वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिख। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है, चांसलर बोलते हैं प्रधानमंत्री को, जो था वो था मेटरनिख था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? तो मेटरनिख है। तो आप मेटरनिख के बारे में पूछे तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है जो मेटरनिख ने किया। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सन 1830 में जुलाई क्रांति। पूछेगा जुलाई क्रांति कब? तो 1830 ईस्वी की क्रांति को जुलाई क्रांति कहते हैं। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण हुई, जिनके परिणाम स्वरूप लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स एक्स इंग्लैंड पलायन किया। साथ ही उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद है 1898 की क्रांति। लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना के साथ नेपोलियन थर्ड, याद रखिएगा, नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना। कब बना था? तो 1898 की क्रांति के दौरान नेपोलियन थर्ड फ्रांस का सम्राट बना था, यानी राजा बना था। उसके बाद है देखिएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई, इसको ये लिख लीजिएगा। इटली का एकीकरण पूछेगा। सार्डिनिया पिडमोर राज्य के नेतृत्व में मेजनी, याद रखिएगा, इटली का एकीकरण किसने किया? तो मेजनी कावूर। इसका 5 नंबर में भी आता है। गैरिबाल्डी तथा विक्टर एमुनियल ने को प्रयासों से 3 चरणों में हुआ। याद रखिएगा, इटली के एकीकरण में 3 थे। सबसे पहले में मेजनी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद था काबूर, और ये भी याद रखिए, काबूल की मृत्यु 1832 में हुआ था। और तीसरा था गैरिबाल्डी, जो कि पैसे से नाविक था। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है यंग इटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी किताब से। ये यंग इटली तथा यंग यूरोप दो नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। ये याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप संस्था का जो था, यानी हेड, वो मेजनी था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है 1871 ईस्वी में पर्सा के नेतृत्व में, पर्सा एक देश है, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? पर्सा के। और कब हुआ? तो 1871 में, याद रखिएगा। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई। किसने निभाई था? तो बिस्मार्क जो है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका, यानी अपना योगदान दिया। उसके बाद हिगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। उसके बाद है पूछेगा यहाँ पे फ्रांस, 18 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि। पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण के कार्य पूर्ण हुआ। ये सब याद देखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। उसके बाद तुर्की प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना के उदय एवं इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र हुआ। पूछेगा यूनान, यानी स्वतंत्र बनने, यूनान कब आज़ाद हुआ? तो 1832 ईस्वी में यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। याद रखिएगा ये पॉइंट, 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ था।
1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ यह तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक कोसूथ ने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा 1848 की जो दो महान नेता थे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस के द्वारा दमन कर दिया गया। दमन मतलब कुचल दिया गया रूस को, यानी पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचला। एक पॉइंट। उसके बाद बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा दमन कर दिया गया। तो आज हम आपको यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी ऑब्जेक्टिव इसका करवाएंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।